नमस्कार और इस चर्चा में आपका स्वागत है। आज हमारे पास असाइनमेंट ऑन क्लिक से मिले कुछ दिलचस्प स्रोत हैं और ये स्रोत फोकस करते हैं एक सॉफ्टवेयर पर जिसका नाम है डाई साइलेंट पावर फैक्ट्री। जी हाँ। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हमारा मकसद है ये समझना कि ये सॉफ्टवेयर असल में है क्या, बिजली प्रणालियों की दुनिया में इसकी इतनी अहमियत क्यों है, और अगर कोई इसे इस्तेमाल करना चाहे तो मतलब शुरुआत कैसे करे। इसमें एक दिलचस्प बात यह भी है जो मुझे पता चली कि ये दुनिया का पहला पावर सिस्टम विश्लेषण सॉफ्टवेयर था जिसमें पूरी तरह से इंटीग्रेटेड ग्राफिकल इंटरफेस था। मतलब सब कुछ एक ही स्क्रीन पर। बिल्कुल सही कहा आपने। पावर सिस्टम्स यानी जो हमारे बिजली के ग्रिड होते हैं वो असल में काफी जटिल होते हैं, बहुत पेचीदा। हाँ, होते तो हैं। उन्हें समझना और मैनेज करना एक वाकई बड़ी चुनौती है। और पावर फैक्ट्री जैसे जो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर हैं वो इसी काम को आप कह सकते हैं आसान बनाते हैं। अच्छा। और ये कोई छोटा मोटा टूल नहीं, दुनिया भर में बिजली कंपनियां, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, कंसल्टेंट्स और जो रिसर्च करने वाले लोग हैं वो इसे 35 सालों से भी ज्यादा समय से इस्तेमाल कर रहे हैं। 35 साल काफी लंबा समय है। जी, ये दिखाता है कि ये कितना भरोसेमंद है, कितना कारगर है। तो फिर थोड़ा और गहराई में जाते हैं। ये पावर फैक्ट्री आखिर है क्या चीज, क्या भला है ये? हाँ, देखिए आसान शब्दों में कहें तो ये एक सॉफ्टवेयर पैकेज है। इसे बिजली प्रणालियों जैसे हमारे शहरों को, गांवों को बिजली देने वाले ग्रिड्स, उनके डिजाइन, उनके विश्लेषण और उन्हें बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओके। इसे DIGSILNT GmbH नाम की एक जर्मन कंपनी ने बनाया है। ये कंपनी 1985 में शुरू हुई थी और नाम का मतलब भी काफी दिलचस्प है। DIGSILNT मतलब डिजिटल सिमुलेशन एंड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क कैलकुलेशन प्रोग्राम। अच्छा, डीजी साइलेंट मतलब नाम में उसका काम छुपा है। हाँ, एक तरह से। और आपने शुरू में जो एकीकृत या इंटीग्रेटेड होने की बात कही थी, उसका क्या मतलब हुआ यहाँ? उसका मतलब यह है कि इसमें सब कुछ एक ही जगह मिल जाता है। आपको पावर सिस्टम का मॉडल बनाने के लिए, फिर अलग-अलग तरह की गणनाएं करने के लिए और फिर सारे डेटा को संभालने के लिए, इन सब के लिए अलग-अलग सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ती है। सब कुछ पावर फैक्ट्री के अंदर ही हो जाता है। हम्म। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सोचिए, पहले इंजीनियरों को अलग-अलग टूल से डेटा मिलाना पड़ता था। उसमें वक्त भी बहुत लगता था और गलतियों की गुंजाइश भी रहती थी। हाँ, वो तो है। पावर फैक्ट्री ने इसे एक ही जगह लाकर विश्लेषण को ज्यादा भरोसेमंद और कह सकते हैं तेज बना दिया है। यानी ये सिर्फ बड़ी-बड़ी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों के लिए ही नहीं है। मतलब इंडस्ट्रियल सिस्टम्स, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर और विंड फार्म्स, और आजकल जो स्मार्ट ग्रिड की इतनी बात हो रही है, उन सब के लिए भी ये काम आता है। हाँ, बिल्कुल। ये बहुत वर्सेटाइल है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है इंजीनियरों को ये समझने में मदद करना कि असल दुनिया में बिजली का सिस्टम कैसे बर्ताव करेगा। जैसे कि जैसे, क्या कहीं वोल्टेज बहुत कम हो रहा है, क्या कोई लाइन जरूरत से ज्यादा लोड हो गई है, मतलब ओवरलोड हो गई है, या फिर क्या सिस्टम स्थिर रहेगा या किसी छोटी मोटी गड़बड़ी से ठप तो नहीं हो जाएगा। अच्छा, मतलब ये समस्याओं का पहले ही पता लगा सकता है। हाँ, सिमुलेशन के जरिए इन सवालों के जवाब ये सॉफ्टवेयर सिमुलेशन करके देता है। और इससे होता क्या है कि सिस्टम को ज्यादा भरोसेमंद, ज्यादा कुशल और ज्यादा सुरक्षित बनाया जा सकता है। इसकी बनावट मतलब इसके आर्किटेक्चर के बारे में भी कुछ बताइए। ये इतने बड़े और जटिल सिस्टम्स को कैसे संभाल लेता है? हाँ, इसकी एक बड़ी ताकत है इसका डेटाबेस संचालित आर्किटेक्चर। डेटाबेस संचालित? जी, इसका मतलब है कि सारा डेटा, सिस्टम का हर एक कंपोनेंट, उसकी जानकारी सब एक व्यवस्थित तरीके से डेटाबेस में स्टोर होता है। इससे ये हजारों मसों वाले बहुत बड़े नेटवर्क को भी, मतलब जो बहुत बड़े पावर ग्रिड होते हैं, उनको भी आसानी से संभाल सकता है। अच्छा। ये पूरी तरह से विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है, 64 बिट कंप्यूटिंग को सपोर्ट करता है और हाँ, डेटा सुरक्षा के लिए GDPR जैसे जो कड़े मानक हैं आजकल, उनका भी पालन करता है। ये आजकल बहुत जरूरी हो गया है। बिल्कुल। और लाइसेंसिंग का क्या ये बहुत महंगा होता है? देखिए, अलग अलग जरूरत के हिसाब से इसके लाइसेंस मिलते हैं। जैसे सिंगल यूजर है, फिर कई लोग एक साथ इस्तेमाल कर सकें उसके लिए नेटवर्क लाइसेंस है, फ्लोटिंग लाइसेंस है, और शिक्षण संस्थानों, यूनिवर्सिटीज के लिए एजुकेशनल लाइसेंस भी होते हैं। जहां तक लागत की बात है, उसके लिए तो कंपनी से सीधा संपर्क करना ही बेहतर रहता है। ठीक है, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का छात्र है या कोई नया इंजीनियर है जो इसे सीखना चाहता है, तो शुरुआत कैसे की जाए? क्या इसके लिए कोई खास तरह का कंप्यूटर चाहिए होता है? हाँ, कुछ बेसिक ज़रूरतें तो हैं। जैसे विंडोज़ 10 या उससे नया वर्जन होना चाहिए। रैम की बात करें तो कम से कम 8 GB की सलाह दी जाती है। और अगर मल्टी कोर प्रोसेसर हो तो ज़ाहिर है प्रदर्शन और बेहतर होता है। और इंस्टॉलेशन मुश्किल होता है क्या? नहीं नहीं, वो काफ़ी सीधा है। कंपनी की वेबसाइट से इंस्टॉलर डाउनलोड करके बस चलाना होता है।
स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। अच्छा, और इंस्टॉल होने के बाद जब कोई पहली बार सॉफ्टवेयर खोलता है तो क्या दिखता है, कैसा होता है? इंस्टॉल करने के बाद उपयोगकर्ता सबसे पहले एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। ये प्रोजेक्ट, जैसा मैंने कहा, एक व्यवस्थित तरीके से डेटाबेस में स्टोर होता है। इसमें ग्रिड होता है, यानी आपका पूरा पावर सिस्टम मॉडल। फिर स्टडी केस होते हैं, मतलब वो खास परिदृश्य जिनका आप विश्लेषण करना चाहते हैं, जैसे गर्मी के दिनों में जब लोड सबसे ज्यादा होता है, वो स्थिति। और लाइब्रेरी होती है, जहां उपकरणों के मानक मॉडल जैसे ट्रांसफार्मर या जनरेटर के मॉडल रखे जाते हैं। और जो बिल्कुल नए हैं उनके लिए सीखने में मदद मिलती है। हाँ, बिल्कुल। सॉफ्टवेयर के अंदर ही हेल्प मेन्यू में इंटरैक्टिव ट्यूटोरियल दिए गए हैं। वो शुरुआत करने के लिए काफी अच्छे होते हैं। और इसका इंटरफेस कैसा है? क्या वो यूजर फ्रेंडली है? आसानी से समझ में आ जाता है? हाँ, इसका जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, GUI जैसे कहते हैं, वो काफी सहजज्ञ है, मतलब इंट्यूटिव है और कस्टमाइजेबल भी है। कस्टमाइजेबल मतलब आप उसे अपनी ज़रूरत और पसंद के हिसाब से थोड़ा बदल सकते हैं, सेट कर सकते हैं। मुख्य स्क्रीन पर अलग अलग टैब वाले व्यू होते हैं, जैसे एक होता है ग्राफिक्स बोर्ड, जहां आप सिस्टम का वन लाइन डायग्राम बनाते और देखते हैं। वन लाइन डायग्राम? हाँ, वो पावर सिस्टम को दिखाने का एक स्टैंडर्ड तरीका है। फिर एक डेटा मैनेजर होता है, जहां आप सिस्टम के सभी हिस्सों जैसे लाइनें, ट्रांसफार्मर, जनरेटर, उन सब की लिस्ट देख सकते हैं और उनका डेटा एडिट कर सकते हैं। एक आउटपुट विंडो होती है, जहां गणनाओं के नतीजे और दूसरे संदेश दिखते हैं। इसमें रंग बिरंगे कोड और फिल्टर भी होते हैं, जिससे जानकारी समझना आसान हो जाता है। अच्छा, रंग बिरंगे कोड, जैसे लाल मतलब खतरा। हाँ, कुछ वैसा ही, जैसे ओवरलोड लाल में दिख सकता है। और एक टूल बार होता है, जिससे आप लोड फ्लो या शॉर्ट सर्किट जैसी जो मुख्य गणनाएं हैं उन्हें फटाफट शुरू कर सकते हैं। इसमें कई भाषाओं का सपोर्ट भी है। तो नेविगेट करना, जैसे डायग्राम को जूम करना या किसी खास उपकरण को खोजना, ये सब आसान है? जी हाँ, जूम और पैन करने के स्टैंडर्ड तरीके हैं। आप किसी भी उपकरण पर क्लिक करके उसे चुन सकते हैं और उसके पैरामीटर देख या बदल सकते हैं। एक सर्च फंक्शन भी है, जिससे आप किसी खास उपकरण को उसके नाम से आसानी से ढूंढ सकते हैं। डेटा डालने के लिए डायलॉग बॉक्स खुलते हैं। सीखने के लिए और क्या-क्या साधन है, ट्यूटोरियल्स के अलावा? बहुत सारे हैं। सॉफ्टवेयर के साथ कुछ उदाहरण प्रोजेक्ट्स आते हैं, जिनसे आप सीख सकते हैं। एक बहुत विस्तृत यूजर मैनुअल है, शायद 1200 से ज्यादा पन्नों का। बाप रे, 1200 पेज? हाँ, काफी डिटेल्ड है। फिर यूट्यूब पर डेमो वीडियोस मिल जाते हैं। कंपनी के ऑनलाइन ई-लर्निंग कोर्स भी हैं। और हाँ, छात्रों के लिए एक मुफ्त स्टूडेंट वर्जन भी है। उसमें मुख्य गणनाएं जैसे लोड फ्लो और फॉल्ट एनालिसिस की जा सकती हैं। हालांकि कुछ एडवांस फीचर्स उसमें सीमित होते हैं। ये स्टूडेंट वर्जन तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, अब आते हैं सबसे रोमांचक हिस्से पर। वर्चुअल पावर नेटवर्क बनाना, मतलब कंप्यूटर पर बिजली का ग्रिड बनाना। ये कैसे होता है? हाँ, यहीं से असली इंजीनियरिंग शुरू होती है। तो सबसे पहले आप एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं और कुछ बुनियादी चीज़ें तय करते हैं, जैसे सिस्टम की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। हमारे यहाँ आमतौर पर 50 हर्ट्ज होती है। बेस पावर क्या होगी, ये गणना के लिए एक रेफरेंस वैल्यू होती है। ग्रिड का प्रकार क्या है। ठीक है। फिर आप ग्राफिक्स बोर्ड पर वन लाइन डायग्राम बनाना शुरू करते हैं। ये काफ़ी कुछ वैसा ही है जैसे आप कागज़ पे ड्राइंग बनाते हैं, बस यहाँ आप सॉफ्टवेयर के टूल इस्तेमाल करते हैं। हाँ, मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप जैसा कुछ। हाँ, बिल्कुल। आप लाइब्रेरी से उपकरण चुनते हैं और उन्हें खींचकर डायग्राम पर रखते हैं, जैसे बस, जिन्हें सॉफ्टवेयर में एम टर्म कहते हैं। ये सिस्टम के जंक्शन पॉइंट होते हैं। फिर लाइनें, LM लाइन, ट्रांसफार्मर, LMTR2, लोड यानी बिजली की खपत, और जनरेटर, LM सिम या LM जिनस्टैट। इन सबको आप डायग्राम पर बनाते हैं और जोड़ते हैं। और हर एक चीज जो हम डायग्राम पर बनाते हैं, जैसे कोई ट्रांसफार्मर या लाइन, उसके पीछे उसका असली डेटा होता होगा ना? बिल्कुल। ये सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं। हर उपकरण के अपने पैरामीटर्स होते हैं जिन्हें आपको डालना होता है। जैसे एक ट्रांसमिशन लाइन के लिए आपको उसकी लंबाई बतानी होगी, उसका प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस और कैपेसिटेंस प्रति यूनिट लंबाई बताना होगा। ये सब डेटा उस उपकरण के साथ डेटाबेस में स्टोर हो जाता है। तभी तो सॉफ्टवेयर गणना कर पाता है। सीखने के लिए एक लोकप्रिय उदाहरण है PM एंडरसन 9 बस सिस्टम। इसमें 3 जनरेटर, 3 ट्रांसफार्मर, 6 लाइनें और 3 लोड होते हैं। ये एक छोटा सिस्टम है, लेकिन इससे मॉडलिंग की बुनियादी बातें अच्छी तरह समझ आ जाती हैं। और डेटा मैनेजमेंट, अगर बहुत सारा डेटा हो तो? हाँ, डेटा मैनेजमेंट यहाँ बहुत ज़रूरी है।
आप एक ही सिस्टम के अलग अलग हालात के लिए मतलब अलग अलग सिनारियों के लिए वेरिएंट्स बनाकर उन्हें सेव कर सकते हैं और डेटा को एक्सेल या CIM जैसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट से इंपोर्ट भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास डेटा एक्सेल शीट में है तो आप उसे सीधे पावर फैक्ट्री में ला सकते हैं। अच्छा, ये तो बहुत सुविधाजनक है। ये तो हुई बुनियादी मॉडलिंग। क्या इसमें और जटिल चीजें भी मॉडल की जा सकती हैं, जैसे कोई पूरा सबस्टेशन एक साथ? हाँ बिल्कुल, आप सब स्टेशन जैसे बड़े हिस्सों को एक साथ ग्रुप कर सकते हैं जिन्हें कॉम्पोजिट मॉडल कहते हैं। बाहरी ग्रिड एलमेक्सनेट बना सकते हैं जो आपके सिस्टम के बाहर के हिस्से को दर्शाता है ताकि आपको पूरा देश का ग्रिड मॉडल ना करना पड़े। और सुरक्षा उपकरण जैसे ओवर करंट रिले, रिलो आकरा या डिस्टेंस रिले उनको भी मॉडल कर सकते हैं। और स्विच वगैरह जिनसे लाइनें जुड़ती या कटती हैं? हाँ, सिस्टम की टोपोलॉजी मतलब उसकी बनावट बदलने के लिए स्विच एल्म कूप भी मॉडल किए जा सकते हैं। इनसे आप लाइनों को चालू या बंद करने का सिमुलेशन कर सकते हैं। और अलग-अलग उपकरणों जैसे जनरेटर या लोड, उनकी मॉडलिंग कितनी विस्तृत होती है? क्या बस बेसिक जानकारी डालनी होती है? नहीं, काफ़ी विस्तृत हो सकती है। उदाहरण के लिए एक जनरेटर के मॉडल को लें, उसमें उसकी रेटिंग कितनी बिजली पैदा कर सकता है, उसका जड़त्व, इनर्शिया जो स्थिरता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और उसके कंट्रोल सिस्टम जैसे ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर AVR और गवर्नर, इन सबके पैरामीटर्स डालने के लिए अलग अलग टैब होते हैं। बाप रे, काफी डिटेल में जाना पड़ता है। हाँ, जितनी डिटेल डालेंगे उतना सटीक विश्लेषण होगा। लोड भी सिर्फ स्थिर पावर वाले ही नहीं बल्कि ऐसे लोड भी हो सकते हैं जो वोल्टेज पर निर्भर करते हैं जैसे इम्पीडेंस या करंट लोड। और आप समय के साथ बदलने वाले लोड प्रोफाइल भी परिभाषित कर सकते हैं जैसे दिन में लोड ज़्यादा रात में कम। और ट्रांसफॉर्मर में टैप चेंजर्स होते हैं वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए, उनकी मॉडलिंग होती है। वेक्टर ग्रुप जैसी और भी डिटेल्स होती हैं। तो ये मॉडलिंग दरअसल आपको सिखाती है कि पावर सिस्टम को गणितीय रूप में कैसे दर्शाया जाए। ये आगे के विश्लेषण के लिए एक तरह की तैयारी है। ठीक है, तो हमने सिस्टम का एक वर्चुअल मॉडल बना लिया, डेटा भी डाल दिया। अब इस मॉडल का करना क्या है? कौन सी मुख्य गणनाएं या विश्लेषण हम कर सकते हैं? हाँ, तो मॉडल बनने के बाद जो सबसे पहली और शायद सबसे आम गणना की जाती है वो है लोड फ्लो विश्लेषण। सॉफ्टवेयर में इसका कमांड होता है COM LDF। लोड फ्लो, ये क्या बताता है? ये गणना बताती है कि सिस्टम जब सामान्य स्थिर अवस्था में चल रहा है तो हर बस पर वोल्टेज कितना है, हर लाइन और ट्रांसफार्मर से कितनी बिजली यानी एक्टिव और रिएक्टिव पावर बह रही है, और पूरे सिस्टम में कितनी बिजली की हानि हो रही है मतलब लॉसेस कितने हैं। अच्छा, और इसे चलाना आसान है? हाँ, काफ़ी आसान है। आप कमांड चुनते हैं, गणना की विधि चुनते हैं जैसे न्यूटन रैप्सन एक बहुत कॉमन तरीका है, और एग्जीक्यूट बटन दबाते हैं। सॉफ्टवेयर गणना करके नतीजे दे देता है। और इसके नतीजे कैसे दिखते हैं? क्या उन्हें समझना आसान होता है? कोई ग्राफ वगैरह? नतीजे आपको डिटेल टेबल में तो मिलते ही हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका है उन्हें सीधे वन लाइन डायग्राम पर देखना। अक्सर रंग कोडिंग का इस्तेमाल होता है, जैसे अगर कोई लाइन अपनी क्षमता के करीब या उससे ज्यादा लोड हो गई है तो वो शायद लाल या नारंगी रंग में दिखेगी। और अगर वोल्टेज तय सीमा के अंदर है तो हरा दिख सकता है। इससे एक नज़र में पता चल जाता है कि सिस्टम में कहाँ दिक्कतें हो सकती हैं। तो इन नतीजों को देखकर क्या पता चलता है? इनको समझना बहुत ज़रूरी है। आप देखते हैं कि क्या कहीं वोल्टेज बहुत ज़्यादा गिर रहा है, क्योंकि वोल्टेज कम होने से उपकरण ठीक से काम नहीं करते। क्या कोई लाइन या ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो रहा है? अगर हाँ, तो उसे ठीक करने की ज़रूरत है। ओवरलोडिंग और वोल्टेज ड्रॉप के अलावा क्या ये फॉल्ट्स मतलब जैसे शॉर्ट सर्किट हो जाए उसका विश्लेषण भी कर सकता है? हाँ बिल्कुल। ये दूसरी सबसे महत्वपूर्ण गणना है शॉर्ट सर्किट विश्लेषण COMSHARK। ये गणना करता है कि अगर सिस्टम में कहीं शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होता है, मान लीजिए कोई तार टूटकर जमीन को छू जाए या दो अलग अलग फेस के तार आपस में मिल जाएं, तो उस फॉल्ट पॉइंट पर और सिस्टम के बाकी हिस्सों में कितनी ज्यादा करंट बहेगी। और ये जानना क्यों जरूरी है? ये जानना बहुत जरूरी है ताकि सर्किट ब्रेकर और दूसरे सुरक्षा उपकरणों को सही ढंग से सेट किया जा सके। उन्हें इतनी करंट झेलने लायक होना चाहिए और फॉल्ट को जल्दी से जल्दी क्लियर करने लायक होना चाहिए। इससे उपकरणों को नुकसान से बचाया जा सकता है और सिस्टम को बड़े ब्लैकआउट से। तो इसमें हम फॉल्ट की जगह टाइप सब चुन सकते हैं? हाँ, आप फॉल्ट का प्रकार चुन सकते हैं, जैसे 3 फेस फॉल्ट, सिंगल फेस टू ग्राउंड फॉल्ट। उसकी जगह चुन सकते हैं कि किस बस पर या लाइन पर फॉल्ट हुआ है, और गणना के लिए कौन सा मानक स्टैंडर्ड इस्तेमाल करना है, जैसे IEC 699 एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है। नतीजों में आपको फॉल्ट करंट के अलग अलग मान मिलते हैं, जैसे IK² शुरुआती सिमेट्रिकल करंट और IP पीक करंट,
जो ब्रेकर की रेटिंग के लिए ज़रूरी होते हैं। और क्या हम ये भी देख सकते हैं कि अगर कोई एक उपकरण अचानक बंद हो जाए, जैसे कोई बड़ी ट्रांसमिशन लाइन रखरखाव के लिए बंद करनी पड़े या वो ट्रिप कर जाए, तो सिस्टम पर क्या असर पड़ेगा? जी हाँ, उसके लिए है आकस्मिकता विश्लेषण, या जिसे कंटिंजेंसी एनालिसिस का कहते हैं। ये N1 सुरक्षा क्राइटेरिया को जांचने के लिए होता है। N1 का मतलब है कि सिस्टम का कोई भी एक एलिमेंट N में से एक अगर अचानक बंद हो जाए, तब भी सिस्टम ठीक से चलता रहना चाहिए, कोई ओवरलोड या वोल्टेज समस्या नहीं होनी चाहिए। अच्छा, N1। हाँ, तो आप परिभाषित करते हैं कि कौन सा उपकरण, जैसे कोई खास लाइन या जनरेटर, बंद होगा। फिर सॉफ्टवेयर उस उपकरण को मॉडल से हटाकर दोबारा लोड फ्लो चलाता है और देखता है कि क्या इस नई स्थिति में कोई और उपकरण ओवरलोड हो रहा है या कहीं वोल्टेज लिमिट से बाहर जा रहा है। इससे सिस्टम की मजबूती, उसकी रोबस्टनेस का पता चलता है। इसके अलावा भी कोई और बेसिक विश्लेषण है? हाँ, एक और है हार्मोनिक लोड फ्लो। ये आजकल ज़रूरी हो गया है क्योंकि बहुत सारे नॉन लीनियर लोड सिस्टम से जुड़ रहे हैं, जैसे इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले कन्वर्टर या अब इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर। ये लोड हार्मोनिक्स पैदा करते हैं, जिससे वोल्टेज और करंट की वेवफॉर्म खराब होती है। हार्मोनिक लोड फ्लो इसी डिस्टॉर्शन का विश्लेषण करता है। तो ये सब विश्लेषण मिलकर, मतलब लोड फ्लो, शॉर्ट सर्किट, कंटिंजेंसी, ये सब सिस्टम को बेहतर बनाने में कैसे मदद करते हैं? देखिए, ये बुनियादी विश्लेषण मिलकर ये सुनिश्चित करते हैं कि बिजली का सिस्टम भरोसेमंद तरीके से काम करे। बिजली की गुणवत्ता अच्छी बनी रहे, जैसे वोल्टेज का स्तर मानक EN 5160 के अनुसार हो और सुरक्षा मानकों का पालन हो रहा हो। ये सिस्टम प्लानिंग, ऑपरेशन और प्रोटेक्शन डिजाइन के लिए आधार का काम करते हैं। कभी ऐसा होता है कि गणना हो ही नहीं पाती, सॉफ्टवेयर एरर दे देता है? हाँ, कभी कभी ऐसा हो सकता है, खासकर लोड फ्लो में। उसे कहते हैं नॉन कन्वर्जेंस। इसके कई कारण हो सकते हैं। शायद डेटा में कोई गलती हो, या मॉडल ठीक से ना बना हो, या सिस्टम वाकई अस्थिर हो। लेकिन अच्छी बात यह है कि सॉफ्टवेयर अक्सर बताता है कि दिक्कत कहाँ हो सकती है और फिर उसे ठीक किया जा सकता है, जैसे कंट्रोल सेटिंग्स बदलकर या मॉडल को थोड़ा एडजस्ट करके। ये तो हुई बुनियादी बातें, लेकिन आपने शुरू में कहा था कि ये सॉफ्टवेयर बहुत शक्तिशाली है, तो क्या इसमें और भी एडवांस्ड क्षमताएं हैं? कुछ उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, बहुत हैं। अभी तक हमने जो बात की वो ज़्यादातर स्थिर अवस्था यानी स्टेडी स्टेट विश्लेषण था। मतलब हम मान रहे थे भी सिस्टम एक स्थिर हालत में है। लेकिन पावर सिस्टम असल में गतिशील होते हैं, डायनेमिक होते हैं, उनमें बदलाव होते रहते हैं। तो पावर फैक्ट्री में डायनेमिक सिमुलेशन यानी RMS रूट मीन स्क्वायर करने की भी क्षमता है। इससे सिस्टम की स्थिरता यानी स्टेबिलिटी का अध्ययन किया जाता है। स्टेबिलिटी मतलब यह है कि अगर सिस्टम में कोई बड़ी गड़बड़ी हो, डिस्टर्बेंस हो, जैसे कोई बड़ा जनरेटर अचानक बंद हो जाए या कोई बड़ा फॉल्ट हो जाए, तो क्या सिस्टम उस झटके को झेलकर वापस अपनी स्थिर अवस्था में आ पाएगा या नहीं, या फिर वो अस्थिर होकर ठप हो जाएगा। ये आजकल बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर जब सिस्टम में बहुत सारी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स जैसे विंड और सोलर जुड़ रहे हैं, क्योंकि उनका व्यवहार पारंपरिक जनरेटर से अलग होता है। अच्छा, और RMS के अलावा और भी तेज घटनाओं जैसे आसमान से बिजली गिरने या सर्किट ब्रेकर के खुलने बंद होने, स्विचिंग से जो बहुत तेज वोल्टेज सर्ज पैदा होते हैं, जिन्हें ट्रांजिएंट्स कहते हैं, उनका विश्लेषण करने के लिए EMT, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांजिएंट मोड भी है। ये बहुत लहीदे गणनाएं होती हैं। सुरक्षा और ऑटोमेशन के बारे में क्या उनमें भी एडवांस्ड चीजें हैं? हाँ, सुरक्षा उपकरणों की मॉडलिंग और उनका समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन काफ़ी जटिल हो सकता है। पावर फैक्ट्रीज में मदद करता है। आप विभिन्न सुरक्षा योजनाओं का अनुकरण कर सकते हैं ये देखने के लिए कि वे फॉल्ट पर सही ढंग से काम करेंगी या नहीं। हार्मोनिक विश्लेषण में आप सिर्फ डिस्टॉर्शन का स्तर ही नहीं देख सकते, बल्कि आप हार्मोनिक फिल्टर डिज़ाइन करने में मदद ले सकते हैं या सिस्टम की इम्पीडेंस को अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर देख सकते हैं, जिसे इम्पीडेंस स्कैन कहते हैं। और स्मार्ट ग्रिड, आजकल उसकी बहुत चर्चा है। हाँ, स्मार्ट ग्रिड से जुड़ी सुविधाएं भी हैं, जैसे DRMS, डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम की मॉडलिंग। मतलब जो छोटे छोटे बिखरे हुए उत्पादन स्रोत होते हैं, जैसे घरों की छतों पर लगे सोलर पैनल, उनका प्रबंधन कैसे हो, या इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग का ग्रिड पर क्या असर पड़ेगा, उसका विश्लेषण। और जो लोग इसे और भी गहराई से इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो एक्सपर्ट यूजर्स हैं, उनके लिए क्या है, स्क्रिप्टिंग वगैरह? बिल्कुल, एडवांस्ड उपयोगकर्ता इसमें स्क्रिप्टिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 भाषाएं सपोर्टेड हैं, एक तो DPL डाइसलेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो इसकी अपनी भाषा है, और दूसरी पाइथन जो आजकल बहुत लोकप्रिय है। पाइथन भी, वाह। हाँ, स्क्रिप्टिंग से आप क्या कर सकते हैं कि जो काम बार बार करने पड़ते हैं उन्हें ऑटोमेट कर सकते हैं, या अपनी ज़रूरत के हिसाब से बिल्कुल कस्टम विश्लेषण बना सकते हैं जो शायद सॉफ्टवेयर में सीधे ना दिया हो।
और इसे दूसरे सिस्टम के साथ जोड़ा भी जा सकता है। जैसे GIS, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ जोड़कर आप नक्शे पर नतीजे देख सकते हैं, या SCADA, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम से लाइव डेटा लेकर विश्लेषण कर सकते हैं। बाहरी डेटाबेस से भी कनेक्ट हो सकता है। और भी कुछ एडवांस टॉपिक्स? हाँ, कुछ और बता देता हूँ। इसमें ऑप्टिमाइजेशन मॉड्यूल भी हैं, जैसे ऑप्टिमल पावर फ्लो, OPF ये गणना करता है कि सिस्टम को सबसे कम लागत पर या सबसे कम बिजली हानि के साथ या किसी और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सबसे बेहतर तरीके से कैसे चलाया जाए। ये ऑपरेशन प्लानिंग के लिए बहुत उपयोगी है। अच्छा। विश्वसनीयता विश्लेषण भी कर सकते हैं। इससे साइड फी जैसे इंडेक्स की गणना होती है, जो बताते हैं कि ग्राहकों को औसतन कितनी देर और कितनी बार बिजली कटौती का सामना करना पड़ता है। आर्क फ्लैश खतरा विश्लेषण भी है, जो सबस्टेशनों में काम करने वालों की सुरक्षा के लिए जरूरी है। ये IEEE FINRA 84 मानक के अनुसार होता है। और एडवांस स्टेबिलिटी एनालिसिस जैसे और भी कई उन्नत विषय हैं। ये सॉफ्टवेयर वाकई बहुत व्यापक है। तो कुल मिलाके इस सारी चर्चा का निचोड़ क्या निकालें? डिजी साइलेंट पावर फैक्ट्री की अहमियत क्या है आज के दौर में? देखिए, निचोड़ ये है कि ये सॉफ्टवेयर बिजली इंजीनियरिंग की दुनिया में जो थ्योरी हम पढ़ते हैं और जो प्रैक्टिकल दुनिया में होता है, उसके बीच एक बहुत महत्वपूर्ण पुल का काम करता है। ये सिर्फ गणना करने का एक टूल नहीं है, बल्कि ये इंजीनियरों को पावर सिस्टम के जटिल व्यवहार को गहराई से समझने में मदद करता है। एक ही प्लेटफॉर्म पर इतनी सारी क्षमताएं, मॉडलिंग, विश्लेषण, ऑप्टिमाइजेशन, डायनेमिक्स, सब कुछ एक साथ होने से ये बिजली प्रणालियों को डिजाइन करने, उन्हें चलाने और उन्हें बेहतर बनाने के लिए एक बेहद शक्तिशाली साधन बन जाता है। और लक्ष्य वही है कि हमारी बिजली प्रणालियां ज्यादा भरोसेमंद बने, ज्यादा कुशल बने और ज्यादा सुरक्षित हों। और जैसा आपने पहले भी कहा, आज के समय में इसकी भूमिका शायद और भी बढ़ जाती होगी, खासकर जब हम रिन्यूएबल एनर्जी को ग्रिड से जोड़ने और स्मार्ट ग्रिड बनाने जैसी नई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये जो नई चुनौतियां हैं, जैसे रिन्यूएबल्स का उतार चढ़ाव, इलेक्ट्रिक वाहनों का लोड, ग्रिड का आधुनिकीकरण, इनके लिए पारंपरिक तरीकों के साथ साथ एडवांस्ड विश्लेषण और सिमुलेशन की जरूरत होती है। और पावर फैक्ट्री ये क्षमताएं प्रदान करता है। इसीलिए ये आज इतना प्रासंगिक है। चाहे कोई छात्र हो जो पावर सिस्टम की दुनिया में कदम रख रहा हो, या कोई अनुभवी इंजीनियर जो जटिल समस्याओं का हल ढूंढ रहा हो, ये सॉफ्टवेयर सभी के लिए बहुत मूल्यवान है। बिल्कुल। तो ये थी हमारी डाइसिलेंट पावर फैक्ट्री पर एक गहरी चर्चा। और अंत में हमारे श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे हमारे पावर ग्रिड रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक वाहनों और ना जाने कितनी नई टेक्नोलॉजी के साथ और भी जटिल और भी स्मार्ट होते जा रहे हैं, तो पावर फैक्ट्री जैसे विश्लेषण उपकरण भविष्य की उन चुनौतियों का अनुमान लगाने और उनका प्रबंधन करने के लिए कैसे विकसित हो सकते हैं, कैसे बदल सकते हैं, जिनकी शायद हमने अभी पूरी तरह से कल्पना भी नहीं की है। सोचने वाली बात है।